पिछले क्लास में हम लोग PCl5 के रिएक्शंस कंप्लीट किए थे। आज लिखो HVZ रिएक्शन, दैट इज हेल्ड वोलार्ड ज़ेलेंस्की। HVZ रिएक्शन देखो, एक लाइन में ये रिएक्शन, अगर कोई RCH2C डबल बॉन्डेड OOH एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड के हिसाब से ये पहला कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन पे कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। देयर शुड बी एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन। देयर शुड बी एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन when it is treated with red phosphorus in a catalytic amount. Red phosphorus in a catalytic amount. Catalytic amount मतलब बहुत जरा सा, थोड़ा सा red phosphorus हम लोग लेते हैं and treated with Cl2 excess, Cl2 गैस excess में लेते हैं तो ये बना लेता है RCHCl C डबल बॉन्डेड OOH। RCHCl C डबल बॉन्डेड OOH, ये अल्फा हैलोजनेशन प्रोसेस है। अल्फा कार्बन पे एक हैलोजन का लगना, दैट इज अल्फा हैलोजनेशन प्रोसेस। साथ ही साथ एक और चीज यहां पर देखो कि मान लो कि वही RCH2 C डबल बॉन्डेड OOH हुआ, अगर हम लोग उसे रेड फॉस्फोरस एक्सेस के साथ लेते और साथ में Cl2 लेते तो होता क्या है कि रेड फॉस्फोरस अगर एक्सेस में है, Cl2 अगर कम क्वांटिटी में है तो Cl2 हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। फॉस्फोरस और Cl2 आपस में रिएक्ट करके क्या बना देगा, PCl3, और कुछ फॉस्फोरस बच जाएगा लास्ट में, कुछ Cl2 बचा ही नहीं, जरा भी Cl2 नहीं बचा, सिर्फ PCl3 बन गया। और PCl3 का एसिड के साथ हम लोग रिएक्शन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, RCH2 C डबल बॉन्डेड O, ये फाइनल आंसर हो जाता है। लेकिन जब Cl2 एक्सेस में रहे और रेड फॉस्फोरस रहे कैटालाइटिक अमाउंट में, बहुत कम क्वांटिटी में, तो इस केस में रेड फॉस्फोरस जो है वो हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट, है ना। ऐसे समझना, रेड फॉस्फोरस और Cl2 का जब रिएक्शन होगा तो कुछ PCl3 बनेगा और Cl2 गैस विल बी लेफ्ट। यस और नो? ये कंडीशन और वो कंडीशन में अंतर को समझो। ये कंडीशन में Cl2 एक्सेस में था, Cl2 बच गया और PCl3 बहुत कम क्वांटिटी में बना है। लेकिन अगर उल्टा कर देते कि अगर फॉस्फोरस एक्सेस में ले लेते और Cl2 कम क्वांटिटी में लेते तो Cl2 लिमिटिंग रिएजेंट हो जाता, पूरा आपस में रिएक्ट करके PCl3 बनाता और फॉस्फोरस बचता लास्ट में। तो फॉस्फोरस जो बचा हुआ है उसका तो कोई काम नहीं है, PCl3 रिएक्ट करके बना देता RCOCl। क्लियर है चीज? ये कॉम्बिनेशन तो हम लोग पिछले क्लास में ही पढ़े थे ना। रेड PCl2 क्या है, इक्विवेलेंट टू PCl3 बोल रहे थे, लेकिन वहां पे 1:1 था, इसलिए PCl3 अल्कोहल पे क्या शो करता है, SN2 रिएक्शन, इन्वर्जन। क्लियर? लेकिन अगर रेड फॉस्फोरस कैटालाइटिक अमाउंट में हुआ तो रेड फॉस्फोरस खत्म हो जाएगा, कुछ PCl3 बन जाएगा और साथ में Cl2 बच जाएगा। मैकेनिज्म देखो, RCH2 C डबल बॉन्डेड OOH PCl3 के साथ लिटिल क्वांटिटी, ये बना है बिल्कुल लिटिल क्वांटिटी में। लिटिल क्वांटिटी क्यों? क्योंकि फॉस्फोरस लिटिल क्वांटिटी में था। तो ये लिमिटिंग रिएजेंट, ये बन जाएगा एक्सेस रिएजेंट, क्योंकि ये बहुत कम क्वांटिटी में है। जितना भी क्वांटिटी में है वो कुछ साथ रिएक्ट करके बनाएगा RCH2 C डबल बॉन्डेड OCl, लेकिन साथ में RCH2 C डबल बॉन्डेड OOH बच जाएगा लेफ्ट। समझो इस चीज को। अगर हम लोग बहुत कम क्वांटिटी में फॉस्फोरस ले रहे हैं, बहुत ही कम क्वांटिटी में, तो बहुत ही कम क्वांटिटी में PCl3 बनेगा और वो बहुत कम क्वांटिटी वाला PCl3 बहुत कम क्वांटिटी एसिड के साथ रिएक्ट करके COCl बनाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा एसिड बच जाएगा। वही हम लिखे हैं लास्ट में। ये समझ में आ रहा? ओके, इसका होता है टॉटोमराइजेशन। टॉटोमराइजेस
ये टॉटोमर बनाता है RCH डबल बॉन्डेड COH Cl, टॉटोमर बनाए। और यही टॉटोमर बनने के लिए कम से कम एक अल्फा H का होना जरूरी है। अगर एसिड में अल्फा H अगर नहीं होता तो ये स्टेप नहीं होता और ये रिएक्शन भी नहीं होता। यही कारण है कि हम पहले लिखे देयर शुड बी एटलीस्ट 1 अल्फा H। यहां पे हाइड्रोजन होना जरूरी है ताकि ये टॉटोमराइजेशन प्रोसेस हो पाए। उसके बाद Cl बॉन्डेड टू Cl, यही Cl2 है। Cl2 पे ये टॉटोमर अटैक करता है। कैसे? ऑक्सीजन का लोन पेयर पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है। ऑक्सीजन का लोन पेयर आया, पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ तो कार्बन पे क्या चार्ज आएगा? कार्बन पे क्या चार्ज आएगा? नेगेटिव। कार्बन पे चार्ज आएगा नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज वाला कार्बन एक Cl पे अटैक करा, एक Cl बाहर निकला। या यूं सोचो Cl2 बॉन्ड को पोलराइज किया, एक Cl के साथ जुड़ जाता है, दूसरा Cl बाहर निकल गया तो अल्टीमेटली हमें मिलेगा RCH Cl, C डबल बॉन्डेड OH पॉजिटिव बॉन्डेड टू Cl। इज दिस क्लियर? जो Cl माइनस निकला था वो Cl माइनस यहीं से एक H प्लस गेन करके बना लेता है RCH Cl C डबल बॉन्डेड OCl प्लस HCl। यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया? ध्यान रखना, कुछ बुक्स में ऐसा भी दिया हुआ है कि इसके बाद वाटर के साथ ट्रीट कर दो, ऑक्सीजन का लोन पेयर आएगा, अटैक करा, पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ, नेगेटिव चार्ज वापस जाएगा, Cl बाहर निकल जाएगा तो यहां बचेगा क्या? वाटर का OH फाइनल प्रोडक्ट। वाटर के साथ ट्रीट कर देंगे, फाइनल प्रोडक्ट RCH Cl C डबल बॉन्डेड OH। आ जाओ, RCH Cl C डबल बॉन्डेड OH, क्योंकि वाटर का लोन पेयर कार्बन पे अटैक करा, पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ। जब नेगेटिव चार्ज का इंटरनल अटैक होगा तो Cl निकल जाएगा बाहर और यहां पर क्या बच जाएगा? OH2 पॉजिटिव, और OH2 पॉजिटिव से एक H प्लस निकल के बन जाएगा OH। लेकिन ये मैकेनिज्म गलत है, इसलिए मैं अलग से दिखा रहा हूं। वाटर का इस्तेमाल हम लोग किए ही नहीं है, कहीं नहीं लिखा हुआ है कि हाइड्रोलिसिस किया गया। हाँ, ये अलग बात है कि अगर ये बना उसके बाद हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो यही आंसर। लेकिन तुम खुद सोचो कि ये कितना कम क्वांटिटी में बनेगा। ये तो बहुत लिटिल क्वांटिटी वाला हम लोग लेके चले हैं ना, बहुत लिटिल क्वांटिटी में बना था ये जो बना है बहुत ही लिटिल क्वांटिटी में बना है, मतलब कि योर यील्ड विल बी बाय दिस प्रोसेस वेरी लिटिल। समझ में आ रहा है? लिटिल क्वांटिटी में मिलेगा ये एक सेल्फ ड्रिवन मैकेनिज्म है। सेल्फ ड्रिवन मैकेनिज्म मतलब ये जो बना ना, ये बचा हुआ एसिड के साथ इंटरेक्ट करता है। RCH2 C डबल बॉन्डेड OH के साथ इंटरेक्ट करेगा। कैसे करेगा? ध्यान दो, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर रेजोनेंस करके आया इस ऑक्सीजन पे, रेजोनेंस तो है। ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आया? नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज वाला ऑक्सीजन इस कार्बन के डेल्टा प्लस पे अटैक करता है, पाई बॉन्ड शिफ्ट हो गया, ऑक्सीजन आकर जुड़ गया इस कार्बन के साथ, पाई बॉन्ड शिफ्ट हो गया। अब हम ये पूरा जोड़कर बना रहे, पहले हम इसको ड्रॉ कर रहे, देख RCH Cl C O माइनस, एक Cl इसके पास भी है और O माइनस हो गया। ये कार्बन के साथ कौन जुड़ गया? ऑक्सीजन। सिंगल बॉन्डेड कार्बन, डबल बॉन्डेड OH, डबल बॉन्डेड OH पॉजिटिव, क्योंकि लोन पेयर गया था तो यहां पॉजिटिव चार्ज, और इस कार्बन से CH2R, ये बन गया। समझ में आ रहा? ओके, यहां से एक H प्लस निकालो। जब H प्लस निकल जाएगा तो ये बन जाएगा RCH Cl, C पे O माइनस Cl, O C डबल बॉन्डेड OCH2R। ठीक, यहां पर भी ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो H प्लस गेन भी हो सकता है, तो तुम चाहते तो सीधे H प्लस को यहां से यहां पर ट्रांसफर भी कर सकते थे। अगर ये ऑक्सीजन ने लोन पेयर H प्लस को गेन कर लिया तो ये क्या बन जाएगा? RCH Cl C O माइनस Cl OH पॉजिटिव C डबल बॉन्डेड O CH2R।
क्लियर? इज दिस क्लियर? नेगेटिव चार्ज का अटैक, इंटरनल अटैक अब किए हम, Cl माइनस निकला, Cl माइनस इसी कार्बन पे जाकर अटैक कर देता है, Cl माइनस इस कार्बन पे जाके अटैक करेगा, डेल्टा प्लस ये बन जाता है R CH Cl, C डबल बॉन्डेड O, OH पॉजिटिव बॉन्डेड टू C, O माइनस Cl CH2R। फाइनली ये नेगेटिव चार्ज इंटरनल अटैक करके इसे निकाल देगा लीविंग ग्रुप की तरह, ऑक्सीजन है पॉजिटिव गुड लीविंग ग्रुप। अगर ये दोनों निकले तो देखो क्या बन रहा है, ये जो निकला वो क्या बना, R CH Cl C डबल बॉन्डेड O OH, ये मेरा डिजायर्ड प्रोडक्ट, और साथ में क्या बना, R CH2 C डबल बॉन्डेड O Cl, R CH2 C डबल बॉन्डेड O Cl। अब ये जो बना है ये वापस यहां से मैकेनिज्म फिर से शुरू करेगा, सेल्फ ड्रिवन मैकेनिज्म। जो RCH2COCl बना है यहां पर, ये वाला पार्ट, ये वापस अब फिर यहां से शुरू होगा, फिर से मैकेनिज्म चलते चलते। इस तरीके से ये मैकेनिज्म तब तक चलता है जब तक कि एसिड खत्म ना हो जाए। जो लेफ्ट एसिड लिखे हैं ना, वो जब तक खत्म नहीं होगा तब तक ये मैकेनिज्म चलेगा, और ये जनरेट हो जाता है ताकि फिर से वहां से शुरू हो जाए मैकेनिज्म। लाइक दिस वी गेट अल्फा कार्बन पे Cl को जोड़ना। तो मैकेनिज्म इसका बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मैकेनिज्म को समझ के नोट कीजिए, लेकिन रिएक्शन को एक लाइन में भी जरूर याद रखिएगा। क्लियर? दिस इज कॉल्ड सेल्फ ड्रिवन मैकेनिज्म। अब देखो, जैसे मान लो फॉर्मिक एसिड है, क्या ये HBZ रिएक्शन शो करेगा? क्या फॉर्मिक एसिड HBZ रिएक्शन शो करेगा? नहीं करेगा। इसके पास अल्फा कार्बन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है। जैसे मान लो हम बोले कि Me3C C डबल बॉन्डेड OOH, क्या ये HBZ रिएक्शन शो करेगा? ये भी नहीं करेगा। अल्फा कार्बन है, लेकिन यहां पे अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं है। PHC डबल OH कभी शो करेगा HBZ? अल्फा कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज, बेंजीन का कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं। ये ऐसे एसिड हैं जो कि HBZ रिएक्शन शो नहीं करते। क्लियर? लेकिन वही अगर मान लो बेंजीन पे अगर CH2 C डबल OH रहा और अगर इसका हम HBZ रिएक्शन करा रहे हैं तो सीधे क्या लिखेंगे आंसर? CH Cl C डबल OH। इसके अल्फा कार्बन पे एक Cl को हम लोग लगा दें। यही एक लाइन का ये रिएक्शन है। भले मैकेनिज्म बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन एक लाइन में ये रिएक्शन को याद रखना है। क्लियर? अगला रिएक्शन लिखो, विक्टर मियर टेस्ट। विक्टर मियर टेस्ट, विक्टर मियर टेस्ट रेड ब्लू कलरलेस टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, RBC। विक्टर मियर टेस्ट, रेड ब्लू कलरलेस टेस्ट। अभी ये टेस्ट को देखने के पहले एक छोटा सा रिएक्शन देखो। एनी
tautomerizable, any tautomerizable molecule compound when treated with NaNO2HCl, NaNO2HCl के साथ अगर हम लोग ट्रीट करते हैं, एनी टॉटोमराइजेबल कंपाउंड मतलब जिसके साथ टॉटोमराइजेशन हो सकता है, अगर उसको हम लोग NaNO2HCl के साथ अगर ट्रीट करेंगे तो देखो क्या प्रोडक्ट बनेगा। एक बात ध्यान रखना कि NaNO2 प्लस HCl क्या है, HNO2 प्लस ऑफ NaCl। ये मैकेनिज्म बताया था डाइजोटाइजेशन में। और HNO2 से बन के निकल कर आता है N ट्रिपल बॉन्डेड O पॉजिटिव। यही था जो अमीन के साथ जुड़ता था। पढ़े हो डाइजोटाइजेशन का मैकेनिज्म, कार्बोकैटायन में बताए थे। डाइजोटाइजेशन, डेमजनॉव रीअरेंजमेंट बहुत पहले। एनी टॉटोमराइजेबल, जैसे मान लो बोले कि CH3C डबल बॉन्डेड OH, क्या ये टॉटोमराइज कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन होना चाहिए, टॉटोमराइज करेगा। तो ये क्या करेगा? ये टॉटोमराइज कर जाएगा CH2 डबल बॉन्डेड COH। और जैसे ही इसको फिर हम लोग NaNO2HCl के साथ ट्रीट करते हैं तो NaNO2HCl जनरेट करता है N ट्रिपल बॉन्डेड O पॉजिटिव। ऑक्सीजन का लोन पेयर रेजोनेंस करके आएगा इस कार्बन पे। कार्बन पे क्या चार्ज आया? कार्बन पे क्या चार्ज आया? नेगेटिव। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज होने के कारण ये पाई बॉन्ड को अपनी ओर खींच रहा। कार्बन का नेगेटिव सीधे नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाएगा, पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये बन जाएगा CH2 बॉन्डेड टू N डबल बॉन्डेड O, और ये बन जाएगा C डबल बॉन्डेड OH H पॉजिटिव। यहां से एक H प्लस निकल गया, ये बन गया CH2 N डबल बॉन्डेड O C डबल बॉन्डेड OH। अब इतना पार्ट भी टॉटोमराइजेशन करता है, नाइट्रोसो ऑक्साइम टॉटोमराइजेशन। जैसे C डबल बॉन्डेड O के साथ हुआ टॉटोमराइजेशन, वैसे ही N डबल बॉन्डेड O के साथ भी होता है टॉटोमराइजेशन। H यहां से यहां आएगा, पाई बॉन्ड इधर से इधर शिफ्ट किया। अल्टीमेटली ये टॉटोमराइज जब हुआ तो CH डबल बॉन्डेड N बॉन्डेड टू O बॉन्डेड टू H बॉन्डेड टू C H डबल बॉन्डेड O, और यहां हो जाता है इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग। इस फॉर्म में ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है। अब यही चीज इस्तेमाल करेंगे हम लोग विक्टर में। एनी टॉटोमराइजेबल मॉलिक्यूल व्हेन ट्रीटेड विथ NaNO2HCl, 6 मेंबर का रिंग फॉर्मेशन थ्रू इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग टॉटोमराइजेशन के बाद। Okay, this test is कंटिन्यू करें। अब देखो, बेसिकली दिस टेस्ट इज टू आइडेंटिफाई द डिग्री ऑफ एल्कोहल। ये भी लुकास टेस्ट के तरह ही इंफॉर्मेशन हम लोग को देता है। लुकास टेस्ट में जैसे हम लोग देखे थे कि अल्कोहल का डिग्री हम लोग को पता चलता है, ये भी अल्कोहल का डिग्री ही बताएगा कलर शो करके। वहां प्रेसिपिटेट का टाइमिंग मिलने का था, यहां कलर शो करके। ध्यान देना, RCH2OH 1 डिग्री का अल्कोहल। सबसे पहले इसको हम लोग ट्रीट करते हैं SOCl2 के साथ, डार्जन प्रोसेस। डार्जन प्रोसेस में क्या करना है? OH हटा के Cl लगा देना। उसके बाद हम लोग इसे ट्रीट करते हैं AgNO2 के साथ। याद करो, AgNO2 KNO2 KCN AgCN। AgNO2 के साथ क्या लगेगा? ये बन जाएगा RCH2 NO2 SN2 रिएक्शन होता है ये। अब देखो, नाइट्रो ग्रुप के हिसाब से ये पहला कार्बन है, ये टॉटोमराइज करेगा
नाइट्रो ग्रुप भी टॉटमराइज करता है, नाइट्रो असीनाइट्रो, समझ में आ रहा है? तो जैसे ही इसको हम लोग NaNO2HCl के साथ ट्रीट करेंगे, ये बन जाएगा RCHN डबल बॉन्डेड ONO2। मैकेनिज्म यही है, जैसे एक अल्डिहाइड टॉटमराइज करके जोड़ा NO को, वैसे ही नाइट्रो वाला टॉटमराइज, नाइट्रो का टॉटमराइज्म पता है कि नहीं आपको? RCH2N डबल बॉन्डेड O, कार्बोनेट बॉन्ड O, H को यहां से यहां ले जाएंगे, पाई बॉन्ड को यहां लाएंगे, टॉटमर बनाएंगे, फिर टॉटमर का NaNO2HCl के साथ रिएक्शन होगा, NO जुड़ जाएगा। अब NO के हिसाब से भी ये अल्फा कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, जिसके कारण ये टॉटमराइज करके ये बन जाएगा कुछ ऐसा, RC डबल बॉन्डेड NOH बॉन्डेड टू N, O पे माइनस, नाइट्रोजन पे प्लस, डबल बॉन्डेड O, एंड देयर विल बी अ इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड। ऐसे मॉलिक्यूल को बोला जाता है नाइट्रोलिक एसिड। नाइट्रोलिक एसिड क्यों? क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन मौजूद है, ऑक्सीजन से जुड़ा हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन मौजूद है, इसे हम लोग बोलते हैं नाइट्रोलिक एसिड। इस नाइट्रोलिक एसिड में हम लोग जैसे ही NaOH मिलाते हैं तो एसिड बेस रिएक्शन गिविंग सॉल्ट एंड वाटर, और ये सॉल्ट जो मिलता है वो रेड कलर का मिलता है। रिमेंबर, 1 डिग्री अल्कोहल गिव्स रेड कलर, 1 डिग्री अल्कोहल इन अ विक्टरमियर टेस्ट गिव्स रेड कलर, 1 डिग्री अल्कोहल इन अ विक्टरमियर टेस्ट कलर। RCHRNO2 सॉरी OH, मान लो 2 डिग्री का अल्कोहल है, सबसे पहले इसको ट्रीट किए हम लोग SOCl2 के साथ, फिर ट्रीट किए हम लोग AgNO2 के साथ, तो क्या बन जाएगा? RCHRNO2। नो डाउट नाइट्रोजन के हिसाब से अल्फा कार्बन उसके पास एक H है, तो ये भी NaNO2HCl के साथ टॉटोमराइज करके इसके साथ रिएक्ट करेगा और बना लेगा RN डबल बॉन्डेड ONO2। लेकिन अब ये कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन मौजूद नहीं है कि इसका टॉटोमरिज्म हो पाए। समझ में आ रहा है? प्रोसेस यहीं रुक जाएगा और इसे हम कहते हैं सूडो नाइट्रॉल। और इस सूडो नाइट्रॉल का अपना कलर होता है ब्लू कलर। 2 डिग्री गिव्स ब्लू कलर, 1 डिग्री गिव्स रेड कलर। 2 डिग्री गिव्स ब्लू कलर, 1 डिग्री गिव्स रेड कलर। ठीक है भाई, अगर 3 डिग्री का अल्कोहल हुआ, 3 डिग्री का अल्कोहल, 3 डिग्री का अल्कोहल के साथ पहले SOCl2, दूसरा AgNO2, तो क्या AgNO2 3 डिग्री पे SN2 कर पाएगा? नो रिएक्शन, द solution remains colorless. 1 degree alcohol gives red color, 2 degree alcohol gives blue color, and 3 degree no color. RBC test. अगला रिएक्शन लिखिए, हॉफमैन्स एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन। हॉफमैन्स एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन हॉफमैन्स एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन। देखिए, एनी अल्काइल हैलाइड मैक्सिमम अप टू 2 डिग्री
maximum up to 2 degree, where x is not equal to f, when treated with। अच्छा हाँ, एक और बात यहां के लिए हम एक बात बताना भूल गए। नो डाउट ये टेस्ट जो है अल्कोहल का डिग्री पहचान रहा है। रंग मिल गया तो 1 डिग्री अल्कोहल, ब्लू मिल गया तो 2 डिग्री, नो कलर 3 डिग्री। क्या ये टेस्ट को हम अल्काइल हैलाइड के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? डिग्री ऑफ अल्काइल हैलाइड पता करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? अरे क्यों नहीं कर सकते? अगर हम रिएक्शन को यहां से शुरू किए होते तो क्या लाल रंग नहीं मिलता? हटा अल्कोहल, हम तो सीधे 1 डिग्री का अल्काइल क्लोराइड लेते और यहां से शुरू करते ये रिएक्शन तो रेड कलर मिलता कि नहीं? दिस टेस्ट कैन बी यूज टू फाइंड आउट द डिग्री ऑफ अल्काइल हैलाइड, डिग्री ऑफ नाइट्रो अल्केन। जो बीच में बन रहा है उसका डिग्री भी तो सेम ही है अल्कोहल के डिग्री के जैसा। तो डिग्री ऑफ नाइट्रो अल्केन, डिग्री ऑफ अल्काइल हैलाइड, ये भी पता करने में हम लोग ये विक्टर मियर टेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्काइल हैलाइड मैक्सिमम अप टू 2 डिग्री, मैक्सिमम अप टू 2 डिग्री, x नॉट इक्वल टू f व्हेन ट्रीटेड विद अमोनिया NH3। जैसा कि मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि अमोनिया ही एक ऐसा न्यूट्रल रिएजेंट है जो कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है और SN2 शो करेगा। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है जो कि SN2 शो करेगा। SN2 रिएक्शन नाइट्रोजन का लोन पेयर सीधे अटैक करा कार्बन पे, X बाहर, इन्वर्जन के साथ ये बन गया RNH3 पॉजिटिव प्लस X माइनस यहीं से एक H+ निकाला, बन गया RNH2 प्लस HX। अल्काइल हैलाइड मैक्सिमम टू 2 डिग्री, प्राइमरी अमीन, प्राइमरी अमीन। मान लो कि ये अल्काइल हैलाइड एक्सेस में लिए होते और लिमिटिंग रिएजेंट होता, ऑब्वियसली अभी भी अल्काइल हैलाइड बचा हुआ है। अगेन सेकेंड मोल ऑफ अल्काइल हैलाइड पे ये नाइट्रोजन का लोन पेयर बिल्कुल SN2 जैसा, ये बन जाएगा RNH2R पॉजिटिव प्लस X माइनस और X माइनस H+ निकाला, बन गया ये RNHR 2 डिग्री का अमीन। चूंकि अल्काइल हैलाइड एक्सेस में था, फिर से RX पे ये अटैक करा, X निकला, ये बन गया RNR 3 डिग्री का मीन, सब SN2 अटैक। और लास्ट में फिर से ये अल्काइल हैलाइड पे ये लास्ट बार अटैक करा, X बाहर निकला तो ये बन गया RNN पॉजिटिव और साथ में X माइनस, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट। क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट का बनना, यहां जाके रिएक्शन रुकेगा और हर स्टेप SN2 अटैक होता है, हर स्टेप SN2 का अटैक होता है। इसी को कहते हैं हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन। अगर ये अल्काइल मिथाइल हुआ, R अगर CH3 हुआ तो कहलाएगा हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन, HEM रिएक्शन। तो हम जनरल करके बता दिए। एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन मतलब क्या? नाइट्रोजन पे बहुत सारे अल्काइल ग्रुप को जोड़ना बोलते हैं एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन। अल्काइलेट कर रहे हैं नाइट्रोजन को, 4 अल्काइल जोड़ दिए नाइट्रोजन के साथ, ये रिएक्शन कहलाएगा हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन। समझ में आ रहा है? क्लियर है? अगर यही रिएक्शन मैं 1:1 कराता, ये भी 1 मोल, ये भी 1 मोल, रिएक्शन यहां जाकर रुक जाता, 1 डिग्री का अमीन तक रिएक्शन रुक जाता। लेकिन अगर हम लोग अल्काइल हैलाइड एक्सेस में ले लिए तो ये रिएक्शन जाएगा क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट तक, 4 अल्काइल लग जाता। और ध्यान रखना कि हर स्टेप SN2, तो चाहे अमोनिया अटैक करे या प्राइमरी अमीन अटैक करे या सेकेंडरी अमीन अटैक करे या टर्शियरी अमीन अटैक करे, दे ऑल आर SN2 प्रोसेस।
टीटीआई अमोनिया एक्सेस, अगर अमोनिया एक्सेस में हुआ तो क्या होगा? अमोनिया अगर एक्सेस में होगा तो क्या जो अमीन बनेगा, पहले क्या बनेगा? अमोनिया अटैक मारा, अटैक करके सारे को कन्वर्ट कर देगा किसमें? ETNH2 में। यही बनेगा ना सबसे पहले, और साथ में अमोनिया बच जाएगा। तो क्या अमीन और अमोनिया आपस में रिएक्ट करेंगे? नो रिएक्शन। यही आंसर लिखेंगे, इथाइल अमीन। समझ में आ रहा है? और जब ये एक्सेस में हो और अमोनिया लिमिटिंग रिएजेंट हो, ETN, ET पॉजिटिव, साथ में क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट। ये बात सबको समझ में आ रहा है? ये बात समझ में आ रहा है? हम लोग चाहें तो हर स्टेप में नाइट्रोजन के साथ अलग अलग अल्काइल ग्रुप जोड़ सकते हैं। जैसा कि अगला सवाल कुछ नहीं दिया है, 1:1, 1:1, यहां क्या बनेगा? MENH2 नाइट्रोजन अटैक मारा इथाइल पे, बी क्या बनेगा? MENHET। अब ये नाइट्रोजन अटैक मारा प्रोपाइल पे, तो सी क्या बनेगा? MENET और CCC प्रोपाइल। और लास्ट में ये अटैक मारा फिर से Me पे, तो नाइट्रोजन के साथ कितने मिथाइल? 2 इथाइल, प्रोपाइल पॉजिटिव, और साथ में Br-। अरे हम लोग जब अलग अलग स्टेप में अलग अलग अल्काइल ग्रुप लेंगे, अलग अलग स्टेप में अलग अलग अल्काइल ग्रुप लिया जाएगा, तो नाइट्रोजन के साथ अलग अलग अल्काइल जुड़ेगा। क्लियर है? अगला हाँ, sp3 तो शुरू से ही है। इन्वर्जन, हाँ, कहां पे इन्वर्जन? MEETC, हाँ कायरल, लेकिन दोनों मिलेगा ना हम लोग को। ये कैसे जानते हो कि एक ही फॉर्म मिलेगा उस मॉलिक्यूल का? SN2 तो उस पे अटैक होगा, तब C से D पे बोल रहे हैं हम लोग। अटैक कहां हो रहा है? कार्बन पे कि नाइट्रोजन पे? नाइट्रोजन पे अटैक हो रहा है। अल्टीमेट आदमी यही दिख रहा तभी से। कौन है न्यूक्लियोफाइल और कहां अटैक हो रहा है? अगले में एक अल्काइल हैलाइड, ऑप्टिकली एक्टिव,
नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक मारेगा, ब्रोमीन को बाहर निकालेगा, प्राइमरी अमीन सेकेंडरी में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन यहां आंसर कैसे लिखे? MED इन्वर्जन, है कि नहीं? और इधर क्या जोड़े हैं? NHMe, MENH2 अटैक मारा तो अगले स्टेप में एक H+ हटता भी तो है, प्राइमरी अमीन सेकेंडरी में कन्वर्ट हो गया और साथ ही साथ कार्बन पे इन्वर्जन भी करा दी। अगला सेकेंडरी अमीन अटैक कर रहा है तो टर्शियरी बनेगा H निकलने के बाद। अगेन कैसा रिएक्शन होता है ये? SN2 इन्वर्जन, क्लियर? अगेन चेयर फॉर्म में ग्रुप कहां है? एक्सियल लगेगा। न्यूक्लियोफाइल कहां पर? इक्वेटोरियल। अगेन लिविंग ग्रुप कहां पर है? ब्रोमीन 3 डिग्री वाला अटैक कर रहा, तो 3 डिग्री वाला भी तो अटैक करता है, तो SN2 ही अटैक करता है। CH2 Me इन्वर्जन, H को ऊपर कर दिए और इस नाइट्रोजन को यहां पर जोड़ देंगे NMe3 और नाइट्रोजन पे आ जाएगा पॉजिटिव और साथ में रहेगा Br-, क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट। 3 डिग्री के साथ अटैक हो रहा है तो क्वाटनरी बन जाएगा। अगला इंफॉर्मेटिव सवाल है, ध्यान रखना। 1 डिग्री के अल्काइल हैलाइड पे तो हमेशा अमीन मिलेगा अमोनिया के अटैक से। 2 डिग्री पे अगर हीट नहीं दिया है, हीट अगर नहीं दिया है तो SN2, Cl हटाया NH2 जोड़ दिए। अगर अमोनिया के साथ हीट दिया है, एलिमिनेशन, Cl हटाए, बगल के कार्बन से एक H भी हटाए। अमोनिया इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, अमोनिया इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। तो 2 डिग्री के अल्काइल हैलाइड पे याद रखना, अगर अमोनिया के साथ अटैक हो रहा है, कोई हीटिंग नहीं है, रूम टेम्परेचर, SN2 कराएंगे। हीटिंग अगर लिख दिया, एलिमिनेशन कराएंगे। 3 डिग्री पे तो SN2 होता ही नहीं है। तो जब होता नहीं है तो अपना स्ट्रॉन्ग बेसिक नेचर क्या करेगा? H+ निकालेगा और कर देगा एलिमिनेशन ही मेजर प्रोडक्ट। हीटिंग लिखा रहे चाहे नहीं लिखा रहे, 3 डिग्री पे हमेशा एलिमिनेशन अमोनिया के साथ। इसीलिए हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन जो रिएक्शन है वो मैक्सिमम अप टू कितना डिग्री लेते? 2 डिग्री लेते, ताकि SN2 हो पाए। SNNGP, that is neighboring group participation, SNNGP neighboring group participation। नोट करो, द इंक्रीज इन द रेट ऑफ SN substitution, the increase in the rate of substitution observed, the increase in the rate of the substitution observed सब लोग लिख दिए। The increase in the rate of the substitution observed due to the presence of any internal nucleophile in a molecule, due to the presence of any internal nucleophile in a molecule,
Due to the presence of any internal nucleophile, in a molecule is called SN-NGP, or anchimeric assistance. सब्स्टिट्यूशन के रेट में अचानक रेट का वैल्यू बढ़ जाना, किस वजह से? कि मॉलिक्यूल में पहले से ही कोई इंटरनल न्यूक्लियोफाइल मौजूद है। तो ये बढ़ा हुआ रेट जिस वजह से भी आता हो, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं SN-NGP। एनजीपी में बेसिकली क्या होता है? एनजीपी में बेसिकली सब्स्टिट्यूशन का रेट हमको एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ नजर आता है। रेट बहुत फास्ट हो जाता है। हो सकता है कि 10,000 गुना रेट हो गया, 20,000 गुना रेट हो गया, इनफैक्ट 50,000 गुना रेट पाया गया। सिर्फ किस वजह से? कि मॉलिक्यूल में पहले से ही एक इंटरनल न्यूक्लियोफाइल मौजूद है। उस वजह से इंक्रीज इन द रेट ऑब्जर्व्ड इज कॉल्ड SN-NGP मैकेनिज्म और एंकीमेरिक असिस्टेंस। ध्यान देना, अगर मॉलिक्यूल में कोई भी इंटरनल न्यूक्लियोफाइल नहीं है, NU एक्सटर्नल 1 डिग्री SN2 प्रोसेस हुआ, आकर अटैक मारा, लिविंग ग्रुप बाहर निकल गया, ये बन गया CH2 बॉन्डेड टू न्यूक्लियोफाइल एक्सटर्नल प्लस लिविंग ग्रुप। मान लो ये प्रोसेस चला रेट 1 से, और वही अगर मॉलिक्यूल में कोई एक इंटरनल न्यूक्लियोफाइल अगर मौजूद होता, और यहां पर है CH2 बॉन्डेड टू लिविंग ग्रुप, और वही सेम न्यूक्लियोफाइल लिए NU एक्सटर्नल, यहां मान लो हमको पता चला कि रेट 2 पाया गया। एंड रिमेंबर, रेट 2 इज मच ग्रेटर देन रेट 1 ऑब्जर्व। So the presence of internal nucleophile is increasing the rate of substitution process drastically. Then the mechanism is called SN-NGP. SN-NGP क्यों होता है? इंटरनल न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस के वजह से होता है। अब ये इंटरनल न्यूक्लियोफाइल का क्या रोल है देखो, इसके अटैक के पहले ही ये अटैक कर देता। And obviously intramolecular process are always faster than intermolecular process. ये अटैक कर गया CH, CH2, NU पे पॉजिटिव, ये इंटरनल था, जुड़ गया, लिविंग ग्रुप निकल गया, और उसके बाद ये न्यूक्लियोफाइल एक्सटर्नल आकर इस रिंग को ओपन करेगा। ये हो सकता है कि नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बन जाए, और नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन अगर बन रहा है तो वही रूल लगाना कि न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन दैट कार्बन वेयर द पॉजिटिव चार्ज विल बी मोर स्टेबल। ये न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक करके या तो इस कार्बन पर अटैक करेगा या तो इस कार्बन पर अटैक करेगा, जहां पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा डिसाइड कर लीजिएगा, रिंग को ओपन कर देगा। तो CH, NU इंटरनल बॉन्डेड टू CH2, NU एक्सटर्नल, वही प्रोडक्ट मिल रहा है जो एक्सपेक्टेड था, लेकिन यहां पर रेट जो होगा वो मच ग्रेटर देन रेट 1 होगा। एंड दिस प्रोसेस विल बी कॉल्ड एज SN-NGP हुआ। यहां पर SN2 हुआ, सिर्फ प्योर SN2। Non-classical carbocation can form from 3 to 6 membered cyclization process. 3 to 6 membered cyclization process। ऐसे समझना, मान लें यहां पर न्यूक्लियोफाइल इंटरनल था और बीच में बहुत सारे कार्बन थे, 1 2 3 4 5, और यहां लगा हुआ था लिविंग ग्रुप, तब भी ये मारेगा अटैक और ये पहले बाहर निकल जाएगा। कितना मेंबर का रिंग बन रहा है? कितना मेंबर का रिंग बन रहा है? न्यूक्लियोफाइल को, इंटरनल न्यूक्लियोफाइल को मिला के कितना मेंबर का रिंग बन रहा है? 6। ये जो बॉन्ड छोड़े थे ना खुला, वही है ये, जाकर अटैक मारा इस कार्बन पे, लिविंग ग्रुप को निकाल दिया। अब बारी है न्यूक्लियोफाइल एक्सटर्नल का, अटैक करके इस रिंग को ओपन करना। अगर ये नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन है, समझ में आ रहा है? तो चूंकि लिविंग ग्रुप को
निकालने में एक तरह से दो न्यूक्लियोफाइल मदद कर रहा है। इंटरनल न्यूक्लियोफाइल उसको ज्यादा मदद कर रहा है लिविंग ग्रुप को निकालने में। दैट इज कॉल्ड असिस्टेंस, एनकीमेरिक असिस्टेंस, नेबरिंग असिस्टेंस, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। बगल का नेबर पार्टिसिपेट किया, लिविंग ग्रुप निकालने में मदद किया, जिस कारण से रेट बढ़ जाता है। 3 से लेकर 6 मेंबर तक के रिंग बन सकते हैं ये एंकीमेरिक असिस्टेंस में। क्लियर? अब तो भी बंगाली, हाँ तेरा टोन से पता चल गया। कहां से है तू? कोलकाता का प्रॉपर? अरे वाह। इंट्रामोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन तब बोलेंगे जब सिर्फ और सिर्फ इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस हो रहा है, मतलब कि वो रिंग बन के ना रुक जाता ना और आगे कुछ नहीं होता तो एसएनआई कहलाता। लेकिन जब एक्सटर्नल वाला आके ओपन कर दे रहा है तो इट इज एक तरह से प्रोडक्ट देखने में ऐसा नहीं लग रहा कि SN2 हुआ है। लिविंग ग्रुप निकला, उसके बगल में न्यूक्लियोफाइल एक्सटर्नल जुड़ गया और तो कुछ हुआ नहीं यहां पर। वो देख और ये देख, क्या देखने में लग रहा कि लिविंग ग्रुप निकला, एक्सटर्नल जुड़ गया, लेकिन बीच में ये रोल प्ले कर गया जिससे रेट बढ़ गया। क्लियर? अरे एक और बंगाली है, नहीं बंगाली नहीं है, बंगाल में रहता है। तू रे कौन? गौर से उस कार्बन को देखो जहां लिविंग ग्रुप लगा हुआ था, उस पे 2 बार SN का अटैक हो गया। एक बार इंटरनल न्यूक्लियोफाइल अटैक कर दिया और दूसरी बार उसी कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल एक्सटर्नल ने अटैक कर दिया। 2 बार SN2, 2 बार SN2 मतलब रिटेंशन। 2 बार SN2 माने 2 बार इन्वर्जन, और एक ही कार्बन पे 2 बार इन्वर्जन मतलब क्या हो गया? ओके, पॉइंट्स लिखो, पॉइंट्स लिखो। फॉर NGP पहला पॉइंट, फॉर NGP द फर्स्ट पॉइंट, there must be an internal nucleophile present. There must be an internal nucleophile present. Stronger is the internal nucleophile, faster is the rate. Stronger is the internal nucleophile, faster is the rate. Stronger is the internal nucleophile, faster is the rate. Stronger is the internal nucleophile, faster is the rate. Due to 2 consecutive SN2, due to 2 consecutive SN2, due to 2 consecutive SN2, NGP is characterized by retention. NGP is characterized by retention. NGP is characterized by retention. अब देखो, अगर इसी कार्बन पे 2 बार अटैक हुआ तो ही रिटेंशन। एक बार तो इसने अटैक कर ही दिया। न्यूक्लियोफाइल अगर यहीं पे अटैक करके रिंग को ओपन करेगा तो इस कार्बन पे क्या कराएंगे? रिटेंशन। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता था कि यहां अटैक करे। ये एग्जांपल में देख, इसने अटैक मारा इस कार्बन पे, लेकिन एक्सटर्नल कहां अटैक मारेगा? ये यहां पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल दिखा, तो अगर यहां भी एक बार अटैक हो गया, यहां भी एक बार अटैक हो गया, तो दोनों जगह इन्वर्जन कर देंगे। वो सवाल पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन अगर सवाल ऐसा है कि एक ही जगह 2 बार अटैक हो रहा है तो वहां रिटेंशन कर देंगे। समझ में आ रहा है ना? चलो हम लोग अगले क्लास में कंटिन्यू करें।